दोस्तों, अरावली पर्वतमाला भारत के लिए एक ऐसी दीवार का कार्य करती आई है जिसने मध्य और पूर्व भारत को रेगिस्तान बनने से रोका है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं इसी पर्वतमाला से टकराकर ऊपर उठती हैं और बादल बनकर बरस जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ थार मरुस्थल से उठने वाली रेतीली हवाएं, जो किसी भी भूमि को बंजर बनाने के लिए काफ़ी हैं, उन्हें भी यही पर्वतमाला आगे बढ़ने से रोकती है। तो किसी योद्धा की तरह खड़ी यह अरावली पर्वतमाला है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला लगभग 3.2 से लेकर 3.5 अरब वर्ष पुरानी है। ये पर्वतमाला हिमालय श्रृंखला से भी ज़्यादा पुरानी है। इसके बनने की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका निर्माण बहुत से चरणों में हुआ है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप समय के साथ इसका निर्माण हुआ है। इसको आप एक कहानी की तरह समझ सकते हो कि मारवाड़ और बुंदेलखंड की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो जब अलग हुई तो उससे समुद्र का विस्तार हुआ और उसमें बहुत सा गाद, मिट्टी, कंकड़ आके जमा हो गया और साथ ही उसके नीचे मौजूद जितने भी ज्वालामुखी थे उनके फटने की वजह से जो लावा है वो ऊपर आ गया। लावा जैसे ही ऊपर आया उसके बाद धीरे धीरे वो जम गया। अब समझ लीजिए कि दो प्लेटों के बीच में लावा भी है, लावा की चट्टानें भी है और साथ ही गाद और कंकड़ पत्थर भी है। हुआ ये कि जो बुंदेलखंड की प्लेट थी वो धीरे धीरे करके इस मारवाड़ की प्लेट के नीचे जाने लगी। उसके नीचे जाने की वजह से धीरे धीरे ये जो ऊपर का हिस्सा है ये ऊपर उठने लगा तो ये वलित होने लगा और इस तरह एक वलित पर्वतमाला का निर्माण हुआ जिसको आप अरावली पर्वतमाला कहते हो। मैं आपको बता दूं कि जब भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट गोंडवाना लैंड से अलग हुई तो बहुत समय तक वो समुद्र में थी, मतलब समुद्र में तैरती हुई आगे बढ़ रही थी। तो उस समय कई भूकंपों का सामना इसने किया और फाइनली जाके जब एशियाई प्लेट में ये टकराई तो उसकी वजह से भी अरावली का बहुत सा निर्माण हुआ। तो आप ये कह सकते हो कि कोई एक चरण नहीं है, बहुत से चरणों में इसका निर्माण हुआ है। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये पर्वतमाला दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में लगभग 670 से लेकर 750 किलोमीटर तक फैली हुई है। अगर आप इसकी पूरी दिशा देखोगे तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 970 मीटर है। इसकी जो चौड़ाई है वो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग है। 10 किलोमीटर से लेके 120 किलोमीटर तक चौड़ी ये हो सकती है। इसका सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है जो कि गुरु दत्तात्रेय के नाम पे रखा गया था। इसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है और ये गुरु शिखर जो है वो आबू क्षेत्र में आता है, जहां माउंट आबू भी आता है जो कि एक हिल स्टेशन है बहुत ही ज्यादा फेमस। इसके अलावा अगर अन्य चोटियों की बात की जाए तो यहाँ पे आपको जरगा चोटी मिलेगी जो कि 1431 मीटर ऊंची है। रघुनाथगढ़ चोटी मिलेगी जो कि 1055 मीटर ऊंची है और खो चोटी भी मिलेगी जो कि 920 मीटर ऊंची है। अगर आप जलवायु की बात करोगे तो आप जलवायु को 3 हिस्सों में तोड़ सकते हो। सबसे पहले उत्तरी अरावली की बात करें जो कि दिल्ली और हरियाणा में है तो यहाँ की जलवायु आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय है, यानी कि यहाँ पे गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है, मतलब 45-50 डिग्री तक भी पारा चला जाता है। इसके अलावा बरसात के अंदर बरसात होती है, ठंड में अच्छी ठंड पड़ जाती है और साथ ही धूल भरी आंधी भी उठती है क्योंकि बगल में ही थार रेगिस्तान है। इसके बाद अगर आप मध्य अरावली की तरफ आओगे तो वो पूरी तरह राजस्थान में फैली हुई है और वहाँ की जलवायु शुष्क है, मतलब सूखी हुई है। और आखिर में आप दक्षिणी अरावली की तरफ आओगे तो वो गुजरात में फैली हुई है और वहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क है, मतलब यहाँ पे थोड़ी बहुत वर्षा तो होती है लेकिन ज़्यादातर ये एरिया जो है वो गर्म रहता है। तो इसे आपको याद रखना है। तो 3 तरीके से जलवायु बढ़ जाएगी। यहाँ की मिट्टियों की बात की जाए तो यहाँ पे आपको काली, लाल, भूरी और कंकरीली मिट्टी देखने को मिलती है जो कि अलग अलग उपजाऊपन के हिसाब से फैली हुई है, मतलब भूमि का उपजाऊपन कहीं अलग है कहीं अलग है। नदियों की बात करोगे तो यहाँ से लगभग 4 इंपॉर्टेंट नदियाँ निकलती हैं। एक तो है बनास नदी जो चंबल में जाके मिलती है, एक तरफ है लूनी नदी जो कि कच्छ के रण में जाती है, एक है साबरमती नदी जो कि खंबात की खाड़ी से अरब सागर की तरफ जाती है और एक है साखी नदी जो कि कृषि और पेयजल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए समय समय पर इन नदियों का पानी बहुत कम होता रहता है क्योंकि ये एरिया बहुत गर्म है। झीलों की बात करोगे तो यहाँ 2 इंपॉर्टेंट झीलें आपको मिलेंगी। एक है नक्की झील जो कि 1200 मीटर की ऊंचाई पर है, मीठे पानी की झील है, ज़रूरी मानी जाती है। और एक है सांभर झील जो कि खारे पानी की बहुत महत्वपूर्ण झील है, उसके बारे में आपने सुना होगा। बात करोगे दर्रों की तो यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जिसमें से एक है हाथीगुड़ा,
एक है शिवपुरा घाट और एक है मेवाड़ का पगल्या नाल। मैं आपको बता दूं कि आज से 200, 300, 400, 500 साल पहले जब राजाओं का राज होता था तो ये जो नाल है या फिर ये दर्रे हैं, ये आगे बढ़ने के लिए या फिर कहीं से भागने के लिए बहुत ज़्यादा काम आते थे। तो ऐसी स्थिति में ये दर्रे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो कि पर्वतमाला को पार करने में मदद करते हैं। बात करोगे खनिजों की तो राजस्थान के 90% खनिज जो हैं वो अरावली में ही पाए जाते हैं, जैसे कि तांबा, जस्ता, सीसा, संगमरमर, ग्रेनाइट, पन्ना और गार्नेट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट खनिज है। संगमरमर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ताजमहल के अंदर भी इसका इस्तेमाल हुआ था, तो ज़रूरी माना जाता है। बात करें यहाँ पे उगने वाली वनस्पतियों के बारे में तो आपको पता है कि यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, पानी बहुत कम होता है। तो ऐसे में यहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब ये पर्णपाती वन क्या होता है? देखो, ऐसे पौधे भी होते हैं जो गर्म जगहों पे गर्म मौसम में पनपते हैं। अब उन्हें ये बात पता होती है कि भाई पत्ते लगे होंगे तो पत्ते ज़्यादा पानी मांगेंगे और पानी जो है भाप बन के उड़ जाएगा। ऐसे में जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो ऐसे पेड़ पौधों को आप पर्णपाती कहते हो। तो ये पर्णपाती कहाँ पाए जाते हैं? अरावली के अंदर, गर्म हिस्से के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको झाड़ियाँ भी मिलेंगी और औषधीय पौधे भी मिलेंगे। अगर वन्य जीवों की बात की जाए तो तेंदुआ, सुनहरा सिहार, लकड़बग्गा और कुछ एक ऐसी प्रजातियां हैं जो लगभग विलुप्त होने की कगार पे हैं, वो यहाँ पाई जाती हैं। तो अपने आप में आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है वन्य जीवों के लिए। इसके बाद बात करें भूवैज्ञानिक परिवर्तनों के बारे में जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला ने झेला है, तो इसमें आता है घिसाव का प्रभाव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाखों सालों में मृदा अपवर्तन की वजह से अरावली की जो ऊंचाई है वो बहुत कम रह गई है। ऐसा माना जाता है, भूवैज्ञानिक तौर पर ऐसा खोज की गई है कि इसकी लंबाई भी कभी हिमालय की तरह हज़ारों मीटर में रही थी, जो कि अब बहुत ही कम रह गई है। साथ ही यहाँ लगातार अवैध खनन भी होते आए हैं, वनों की कटाई होती आई है, शहरीकरण होता आया है। इसकी वजह से यहाँ का पारिस्थितिक तंत्र बिल्कुल ही खत्म हो गया है। 1975 से लेकर 2019 के बीच में अरावली का लगभग 8% हिस्सा गायब हो गया है, जो कि बंजर भूमि और बस्तियों में बदल गया है। तो आप ये कह सकते हो कि कुछ हिस्सों में अरावली बस एक अवशिष्ट पर्वत बन के रह गया है, घिसा हुआ पर्वत जिसको आप कहते हो। तो आप देख लो कि एक तरफ तो हिमालय है जो कि युवा पर्वत है, जो कि बढ़ रहा है, एक तरफ अरावली है जो कि प्राचीन पर्वत है, जो कि घट रहा है। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि उदयपुर, भीलवाड़ा और अजमेर जैसी घाटियां जो हैं वो लाखों साल के मृदा अपरदन के बाद यहाँ पे बसी। तो मतलब अरावली पर्वतमाला के घिसने की वजह से उदयपुर, भीलवाड़ा और अजमेर जैसी जगह जो है वो एग्जिस्टेंस में आई है। पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी चिंता अब हमें खाने लगी है, वो ये है कि जैसे जैसे ये अवैध खनन बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से अरावली की ऊंचाई धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है वो भी अरावली पर्वत पे ही बना हुआ है, रायसीना पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। सोचने वाली बात है कि अगर ये पर्वत श्रृंखला धीरे धीरे पूरी तरह घिस गई, इसका खनन कर डाला, तो मध्य और पूर्वी भारत के अंदर बारिश नहीं हो पाएगी क्योंकि हवाएं रुकेंगी नहीं और हवाएं सीधी निकल जाएंगी। दूसरी तरफ से थार रेगिस्तान की जो गर्म हवाएं हैं, खासकर रेत वाली हवा, वो वैसे ही अपनी चादर ओढ़ देगी। तो इस वजह से बंजर होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो पर्वतमाला है इसका संरक्षण फिलहाल बहुत ज़रूरी है, अन्यथा पूरा मध्य भारत और पूर्वी भारत इसको भुगतेगा। तो अब तक तो ये दीवार योद्धा की तरह खड़ी रही है। अब हमारा लक्ष्य है, हमारा कर्तव्य है कि हम इसको बचाएं। तो इसकी राह में हमें कदम उठाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको अरावली पर्वतमाला समझ में आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शंस के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।